हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हम बात कर रहे थे अजमेर के चौहान वंश के बारे में, और अजमेर के चौहान वंश के बारे में लास्ट वीडियो क्लास में हमने कई शासकों के बारे में बात की है। एक बार पुनः में अजमेर के चौहान वंश का एक पूरा जो मैप हमने बनाया था उसकी मैं वापस बात कर लेता हूं। देखिए, हेडिंग थी हमारी अजमेर के चौहान। देखो, अजमेर के चौहानों में हमने जो शुरुआत की थी वो की थी अजयराज। अजयराज जो है, इनका विवाह जो है सोमलेखा से हुआ। सोमलेखा या सोमलवती। तो यहां इनके पुत्र हुए कौन? अर्णोराज या अन्नाजी। इनका विवाह जो है चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से हुआ। कांचन देवी से विवाह के पश्चात इनके 3 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था जगदेव। जगदेव जो है, इनके पुत्र हुए पृथ्वीराज सेकंड। उसके बाद दूसरे पुत्र हुए विग्रहराज चतुर्थ जो है, इनका विवाह 2 पत्नियां थी। एक का नाम था राजमती, एक का नाम था देवल देवी। और यहां 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र का नाम था अपरगांग और दूसरे पुत्र का नाम था नागार्जुन। ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं, एक और पुत्र हुए यहां सोमेश्वर का विवाह जो है वो कर्पूरी देवी से हुआ। और यहां 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरे पुत्र का नाम था हरिराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विवाह संयोगिता से हुआ। और यहां उत्पन्न हुए कौन? गोविंदराज चौहान। ठीक है। देखो, शासनकाल की ओर अगर मैं आपसे बात करूं, यहां शासनकाल अजयराज का शासनकाल था 1113 से 1133। उसके बाद 1133 से 1153 तक शासक रहे कौन? अर्णोराज। 1153 ईस्वी में जगदेव ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या करके शासक बन गए। ठीक है। 1153 ईस्वी में ही विग्रहराज चतुर्थ जो है ये शासक बने। और कब तक शासक रहे? 1163 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद 1163 ईस्वी में इनके पुत्र शासक बने अपरगांग। ठीक है। फिर इधर 1163 ईस्वी से लेकर के 1169 ईस्वी तक शासक रहे कौन? पृथ्वीराज चौहान सेकंड। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान सेकंड की निसंतान मृत्यु हुई, तब शासक बने कौन? सोमेश्वर। 1169 से 1177 ईस्वी तक शासक रहे कौन? सोमेश्वर। और 1177 से 1192 ईस्वी तक शासक रहे कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और उसके बाद फिर यहाँ अजमेर के चौहान वंश क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने यहां तक पढ़ लिया है सोमेश्वर तक। और यहाँ बचे हुए जो लोग 2 शासक हैं हमारे पास, एक व्यक्ति तो नागार्जुन बचा हुआ है और दूसरे उसके बाद हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हरिराज और गोविंदराज, ये वाला सेक्शन बचा हुआ है। ठीक है। अब हमें इनमें से देखना है। देखो, सोमेश्वर की मृत्यु हुई 1177 में। जब सोमेश्वर शासक बने थे उस समय नागार्जुन नाबालिग थे। अब उल्टा हुआ, सोमेश्वर की जब मृत्यु हुई तो उस समय नाबालिग कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। अब बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं कौन? नागार्जुन। देखो, यहां नागार्जुन को साम्राज्य मिलना चाहिए था और नागार्जुन को साम्राज्य ना देकर साम्राज्य किसने अधिकार में ले लिया? सोमेश्वर ने। ठीक है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा बेटा, फिर उसका सबसे बड़ा जो पुत्र होता है, देखिए ये अर्णोराज है। अर्णोराज का सबसे बड़ा बेटा कौन था? जगदेव। ये शासक बनना चाहिए था। ठीक है। बन गया 1153 ईस्वी में जबरदस्ती से पिता की हत्या करके। ठीक है। उसके बाद कौन शासक बनने चाहिए थे? पृथ्वीराज सेकंड। फिर ये नहीं है तो फिर लेकिन यहाँ सारा उल्टा हो गया है। ठीक है। जगदेव के बाद शासक बन गए विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपरगांगे जब निर्बल थे तो फिर इधर इसका मौका लग गया। ठीक है। अब यहाँ नागार्जुन चाहते हैं अपने पिता का साम्राज्य वापस प्राप्त करना। इधर नाबालिग है कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। तो नेक्स्ट अगले जो शासक हैं वो है हमारे, सोमेश्वर तक हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास ये बचे हुए हैं। बचे हुए शासकों के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं आज के इस वीडियो क्लास में। शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कहां से? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे
अगले शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, इनका शासनकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक का जो समय है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल का समय है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जन्म की। इनका जन्म जो है 1166 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पड़ता है गुजरात में। अनहिलवाड़ा गुजरात में हुआ। ठीक है भाई। 1177 ईस्वी में 1177 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु के पश्चात, इसके पिता की हत्या के पश्चात, आपको पता होगा इनके पिता सोमेश्वर की हत्या चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड द्वारा की गई। तो 1177 ईस्वी में इसके पिता की हत्या के पश्चात ये शासक बने। इस समय इनकी उम्र, इसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। मैंने अभी आपसे कहा है कि नाबालिग थे, बहुत ज्यादा उम्र इनकी नहीं थी। तो 11 वर्ष की उम्र में ये देखो 66 में जन्म हुआ और 77 में क्या बन गए, शासक बन गए। ठीक है। देखो इतनी कम उम्र में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी माता, अपने मुख्यमंत्री और अपने सेनापति के संरक्षण में क्या किया, शासन किया। नेक्स्ट टाइम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, PRC थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इस समय अपनी माता का नाम क्या था, कर्पूरी देवी, मुख्यमंत्री कदम्बवास और सेनापति भुवनमल, इन तीनों के संरक्षण में शासन किया। इनके संरक्षण में शासन किया। ठीक है भाई। इन तीनों के संरक्षण में क्या किया, शासन किया। आगे चलकर क्या हुआ, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं कि 1178 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संपूर्ण राजकार्यों को अपने हाथों में ले लिया। एक लाइन कह सकते हैं हम यहां, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बहुत ही बेहतरीन इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मात्र 12 वर्ष की आयु में 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संपूर्ण राजकार्यों को अपने अधिकार में ले लिया। अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है भाई। ये तो हुई इनकी प्रारंभिक जानकारियां। अब 1178 के बाद फिर होते हैं इनके संघर्ष प्रारंभ। नेक्स्ट में बात करता हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक देखिए कौन कौन से शासक इनके समकालीन रहे हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं ये अजमेर है, और अजमेर पर शासन है किसका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं इनके समकालीन चालुक्य शासक गुजरात पर शासन है इनका।
कौन है? भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। ठीक है। इनके समकालीन कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल, कन्नौज यूपी में पड़ता है। जयचंद गढ़वाल। इनके समकालीन महोबा, महोबा एमपी में पड़ता है। यहां के चंदेल शासक परमार्दी देव वर्मन, परमार्दी देव वर्मन। और इनके समकालीन गुड़गांव, गुड़गांव के शासक है नागार्जुन। नागार्जुन वही है विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र। ठीक है। मैंने कहा कि अब ये बड़े हो चुके हैं, ये भी चाहते हैं कि अजमेर का मैं शासक बनूं। तो ये इनके समकालीन जो है शासकों की बात मैंने आपसे की है। अब देखो एक एक करके इनसे संघर्ष होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रमुख संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रमुख संघर्ष। देखो इन संघर्षों में सबसे पहला जो संघर्ष है, नंबर 1 अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो है गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध। सही मायने में हम कहें तो इस गुड़गांव वाले भूभाग पर नागार्जुन का अधिकार था। ठीक है। नागार्जुन और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में यह संघर्ष हुआ। ठीक है। और इस संघर्ष में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने कह सकते हैं सौतेले भाई जो है नागार्जुन जो है उनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। नागार्जुन चूंकि भाई परिवार के कैंडिडेट थे तो उनको उनकी हत्या नहीं की गई और उनके सेनापति, नागार्जुन के सेनापति का नाम था सुलहना। सुलहना जो है उनको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो मैं कह सकता हूं इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गुड़गांव के शासक नागार्जुन को पराजित किया तथा उसके सेनापति सुलहना को बंदी बनाया। ठीक है। तो ये घरेलू समस्याएं थी भाई। प्रारंभिक तौर पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने घरेलू जो मतभेद थे उनको निपटाया। ठीक है। उसमें सबसे पहला संघर्ष हुआ गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी। उसके बाद नंबर 2 में आपसे बात करता हूं। दूसरी जो घटना है वो है भदानको या भंडानको का दमन। दूसरी घटना है भदानको या भंडानको का दमन 1182 ईस्वी। देखिए भंडानक या भदानक, बेसिकली भदानक जो क्षेत्र है वो वर्तमान बयाना वाला जो भूभाग है, मैंने आपको लिखाया था उपनामों में मैंने आपको पढ़ाया था। भदानक जो है या श्रीपथ जो है या सोनितपुर जो है बयाना को कहा जाता था। यहां एक भंडानक नाम की क्रूर जाति रहा करती थी और वो जाति जो है लूटने खसोटने में ज्यादा विश्वास रखती थी। तो ऐसे ही वो इस जाति को, भदानक जाति को दबाने का कार्य जो किया गया, इनका दमन जो किया गया वो कब किया गया? 1182 ईस्वी में। तो हम कह सकते हैं बयाना क्षेत्र की भंडानक जाति का दमन। ठीक है भाई। देखो ये जो संघर्ष है, इन प्रारंभिक संघर्षों के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। दिग्विजय मतलब विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया
और दल पुंगुल मतलब विश्व विजेता की उपाधि धारण की। तो नेक्स्ट में कह सकता हूं इन विजयों के पश्चात, इन प्रारंभिक विजयों के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिग्विजय ऑब्लिक विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर दल पुंगुल मतलब विश्व विजेता की उपाधि धारण की। ठीक है भाई, इन प्रारंभिक विजयों के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उन्होंने दिग्विजय या विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया और दल पुंगुल या विश्व विजेता की क्या की, उपाधि धारण की। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई अब यहां से आगे चलकर बड़ा संघर्ष होने वाला है। ठीक है, ये प्रारंभिक घटनाएं थी, इनको निपटाया। नेक्स्ट में बात करता हूं अगली जो बड़ी घटना है, अगला जो युद्ध है वो है महोबा का युद्ध। तीसरी जो घटना मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है महोबा का युद्ध। ये युद्ध हुआ 1182 ईस्वी में। इस समय देखो महोबा के चंदेल शासक थे परमार्दी देव। परमार्दी देव वर्मन जो है महोबा के चंदेल शासक थे। इनको इन्होंने इस युद्ध में क्या किया, पराजित किया। देखो इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महोबा को के चंदेल शासक को पराजित करने के पश्चात महोबा को इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और राय पिथोरा की उपाधि धारण की। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली इनकी अभी तक राजधानी है, दिल्ली तक इनका साम्राज्य विस्तृत है, तो दिल्ली में इन्होंने पिथौरागढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। देखो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव वर्मन के दो सेनापति आल्हा और उदल का नाम यहाँ बड़ा सम्मान से लिया जाता है। उसका क्या रीजन है वो भी हम आपसे बात करेंगे। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले इस युद्ध के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित कर महोबा पर अधिकार कर लिया। पहली बात। दूसरा मैं कह सकता हूं ये जो युद्ध है, इस युद्ध के पश्चात या इस युद्ध में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूं पहले, आल्हा और उदल। आल्हा उदल, देखो ऐसा माना जाता है आल्हा उदल जो है परमार्दी देव के सेनापति थे। किसी बात से ये परमार्दी देव से नाराज चल रहे थे। ऐसी नाराजगी में इन्होंने महोबा को छोड़ दिया और ये महोबा को छोड़कर चले गए। इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय का महोबा पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ। उस आक्रमण का जब इनको पता चला, आल्हा और उदल नामक सेनापति जो थे, इनको जब पता चला कि भाई महोबा हमारी राजधानी जो है या हमारा जो साम्राज्य है उस पर किसी बाहरी आक्रांता मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो ये सारे मतभेद गिले शिकवे भूलकर वापस कहां आए, महोबा आए। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तब तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उन्होंने महोबा को क्या कर लिया था, फाइनली जीत लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये आए और आकर के इन्होंने संघर्ष किया, किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, और एक युद्ध हुआ। वो युद्ध कहलाता है तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध, तुमुल का युद्ध। इस युद्ध में आल्हा और उदल जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ऐसा
सेनापति तो बहुत हुए इतिहास में, लेकिन ऐसे सेनापति इतिहास में नहीं हुए जो मतभेद होने के बावजूद वापस सारे मतभेद भुलाकर वापस आए और संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि भाई इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने फाइनली महोबा पर अधिकार कर लिया, राय पिथौरा की उपाधि धारण की और दिल्ली में इस विजय के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इनके बारे में हम कह सकते हैं ये परमार्दी देव के सेनापति थे। जो तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है भाई, उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं, अगली लाइन हम कह सकते हैं इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राय पिथौरा की उपाधि धारण कर उपाधि धारण की और दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, ये तीसरा संघर्ष हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का महोबा का युद्ध। कोई दिक्कत इसमें? तो हम कह सकते हैं दो महत्वपूर्ण बातें हैं, युद्ध में पराजित करने के पश्चात राय पिथौरा की उपाधि धारण की और पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण कहां कराया, दिल्ली में कराया। साथ में हमने आला और उदल के बारे में भी यहाँ आपसे डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद अगली जो घटना है उसकी बात हम करते हैं नंबर 4 में। यहां अगर आपसे बात करूं, चौथी जो घटना है वो है चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड से संघर्ष। चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड से संघर्ष। देखिए ये जो संघर्ष है ये 1183-84 ईस्वी में हुआ। इस संघर्ष के कारण क्या थे, सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है किन कारणों की वजह से ये संघर्ष हुआ। देखो सबसे पहला जो कारण है वो है सोमेश्वर की हत्या। भीमदेव सेकंड द्वारा सोमेश्वर की हत्या करना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन, सोमेश्वर चौहान जो थे, उनकी हत्या चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड द्वारा की गई। तो पहली घटना तो ये थी। दूसरी जो घटना है वो थी आबू के राजा सलख की पुत्री इच्छिनी से विवाह की इच्छा। देखिए ये क्या घटना है, चालुक्य शासक बेसिकली चालुक्य साम्राज्य और चौहान साम्राज्य के मध्य आता था आबू। क्या आता था? आबू। ये चालुक्य साम्राज्य है और ये चौहान साम्राज्य है, इन दोनों के बीच में माउंट आबू था। बेसिकली आबू जो क्षेत्र है यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा सलख थे, इनकी पुत्री का नाम था इच्छिनी। भीमदेव सेकंड जो है वो इच्छिनी से क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन इच्छिनी जो है वो नहीं चाहती थी। इच्छिनी चाहती थी किससे शादी करना, पृथ्वीराज चौहान
तृतीय से शादी करना। अब शादी हुई नहीं हुई, ठीक है, ये सारी बातें हम आगे करेंगे और आगे इच्छनी का क्या रोल रहा वो भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन ये दो कारण थे जिनकी वजह से दोनों के मत संघर्ष हुआ। और एक और बड़ा कारण ये भी है, दोनों विस्तारवादी नीति रखते हैं, दोनों अपने निकटतम पड़ोसी को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, ये भी एक कारण रहा। हालांकि चूंकि दोनों शक्तिशाली शासक हैं और कहीं ना कहीं पुराने संबंध भी, इनके फैमिली संबंध भी रहे हैं। आपको मैंने पढ़ाया था अर्णोराज या अन्नाजी, उनका विवाह चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से हुआ, तो पारिवारिक संबंध भी है। अब वर्तमान में ठीक नहीं है, एक अलग बात है। तो ऐसे करके दोनों के मध्य प्रत्यक्ष से कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, आमने सामने कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, कुछ छुटपुट घटनाएं हुई और उसके बाद संघर्ष विराम हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा संघर्ष चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के मध्य नहीं देखने को मिलता है। कारण फिर भी जो छोटे मोटे जो संघर्ष हुए हैं, छोटी मोटी जो घटनाएं हुई हैं, उनका जो कारण है वो हम कह सकते हैं क्या है, ये छुटपुट छोटी मोटी घटनाएं हैं। और ये दो कारण हमने बताए हैं, भीमदेव सेकंड द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या करना और आबू के राजा सलग की पुत्री इच्छनी से विवाह करने की इच्छा रखना, ठीक है। उसके बाद अगला जो संघर्ष हम देखते हैं वो संघर्ष है हमारा नंबर 5, हम देखते हैं कन्नौज के शासक जयचंद से संघर्ष। देखिए, इस संघर्ष के कारणों की अगर बात की जाए आपसे, क्या कारण थे इस संघर्ष का? एक कारण तो माना जाता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, मैं यहां बात कर लेता हूं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर, दिल्ली के शासक कौन है? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर जो है, इनकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम था कर्पूरी देवी, दूसरी का नाम था राजकंवर। इसका विवाह हुआ जयचंद गढ़वाल से और इसका विवाह हुआ किससे? सोमेश्वर से। ठीक है, यहां उत्पन्न हुए कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यहां उत्पन्न हुई कौन? संयोगिता। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर जो है, इन्होंने कर्पूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या लिया? गोद लिया और अपना सारा साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सौंप दिया। एक संघर्ष तो एक कारण तो यह है, ठीक है, कि भाई अनंगपाल तोमर जो है, उन्होंने सीधा अपनी पुत्री कर्पूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या लिया? गोद लिया। और गोद लेने के पश्चात दिल्ली का सारा साम्राज्य किसको सौंप दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सौंप दिया। दूसरी ओर जयचंद गढ़वाल जो है, उनकी पत्नी राजकंवर जो है, वो भी अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो जयचंद इस बात से नाराज थे, भाई कर्पूरी देवी के पुत्र को ही क्यों, मुझे क्यों नहीं मिला साम्राज्य, ठीक है, मैं भी तो बराबर का हकदार हूं। ऐसी परिस्थिति में कन्नौज के शासक जयचंद जो है, ये क्या हुए? नाराज हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, ठीक है। तो दिल्ली को प्राप्त करने की इच्छा या दिल्ली के लिए संघर्ष या दिल्ली के साम्राज्य की प्राप्ति की इच्छा, ये एक संघर्ष का यहां कारण रहा। दूसरा कारण क्या रहा? कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, वो क्या करते थे? एक दूसरे को प्रेम करते थे, ठीक है। और इसी दौरान ये जो घटना, ये प्रेम वाली जो घटना है, जब इस बात का पता किसको चला? जयचंद को चला। तो जयचंद नहीं चाहता था कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मेरी पुत्री के मध्य कोई प्रेम संबंध हो या कोई विवाह संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, नहीं चाहता था। ऐसी परिस्थिति में जयचंद गढ़वाल जो है, इन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया और इस यज्ञ के दौरान स्वयंवर किया गया। क्या किया गया? किसका स्वयंवर किया गया? संयोगिता का स्वयंवर किया गया। राजसूय यज्ञ और स्वयंवर का तात्पर्य क्या है, वो घटना मैं आपको बता देता हूं। राजसूय यज्ञ के दौरान आसपास के बहुत सारे शासकों को क्या किया गया? बुलाया गया, ठीक है, राजा महाराजा राजकुमार जो है। और जब सारे के सारे इस यज्ञ में शामिल हुए, तो उसके बाद संयोगिता के हाथ में वरमाला दी गई कि भाई इन सभी में से आप अपना कोई भी स्वयं वर चुन लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? खुद का वर जो है वो आप चुन लीजिएगा।
देखो जब ये राजसूय हो रहा था तो संयुक्ता ने संदेश भिजवाया किसके पास, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पश्चात कि भाई मेरा सोमवार होने जा रहा है, मुझे निश्चित रूप से किसी न किसी को यहाँ चुनना होगा। तो अब वो समय नहीं है, अब निश्चित रूप से आप मुझसे अब क्या कर लीजिएगा, शादी कर लीजिएगा, कोई भी उपाय कर लीजिएगा। तो माना गया कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इस सोमवार के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक पत्थर की मूर्ति द्वारपाल के तौर पर जयचंद ने कहा लगवाई, दरवाजे पर लगवाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अपमान किया, उनको द्वारपाल की मूर्ति के रूप में कहा बाहर दरवाजे पर रख दिया गया, ठीक है। और इधर संयुक्ता ने संदेश भिजवाया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है सोमवार के दौरान आए और संयुक्ता का अपहरण कर कर ले गए। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इन्होंने संयुक्ता का क्या किया, अपहरण किया और अपहरण करके इनसे शादी की। तो ये भी दोनों के मध्य संघर्ष का क्या रहा, कारण रहा। माना गया कि सोमवार के दौरान संयुक्ता जो है वो भी बड़ी चालाक निकली, उन्होंने भी क्या किया, वो जो वरमाला थी वो बजाय किसी शासक के गले में या राजा या राजकुमार के गले में डालने के इस पत्थर की मूर्ति जो किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की थी, इसके गले में डाल दिया। और वहां से मैंने कहा कि अचानक पृथ्वीराज चौहान तृतीय आए, उन्होंने आक्रमण किया और संयुक्ता को यहां से उठाकर ले गए। इसको बोलते हैं सोमवार से संयुक्ता का अपहरण। तो दो घटनाएं हुई भाई, एक तो दिल्ली की प्राप्ति और दूसरा संयुक्ता का सोमवार से अपहरण। इन दोनों घटनाओं की वजह से नाराज थे कौन, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल। लेकिन समस्या ये बनी हुई थी, प्रत्यक्ष से इतने ताकत नहीं थी, प्रत्यक्ष से इतने शक्तिशाली शासक जयचंद नहीं थे, सीधा किससे संघर्ष कर ले, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संघर्ष कर ले। मौके की तलाश में बैठा हुआ था और वो मौका इन्हें आगे चलकर मिला भी। वो कैसे मिला वो मैं बात करता हूं। अगला जो संघर्ष है वो संघर्ष है तुर्कों से संघर्ष। किनसे संघर्ष, नंबर 6 में बात कर लेता हूं। छठा जो संघर्ष है वो है तुर्कों से संघर्ष। तो नेक्स्ट अगला जो संघर्ष है वो कौन सा संघर्ष है, तुर्कों से संघर्ष। तुर्क शासक थे यहां मोहम्मद गोरी। कौन थे, मोहम्मद गोरी। तो अगला संघर्ष हम कह सकते हैं मोहम्मद गोरी से संघर्ष। हाँ देखिए, मोहम्मद गोरी जो है इनका भारत पर पहला जो आक्रमण हुआ वो 1175 ईस्वी में हुआ और मुल्तान पर हुआ, क्योंकि मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान में जो है वो भी उस समय भारत का हिस्सा था। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण जो हुआ वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, ठीक है। सबसे पहले मुल्तान को इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। उसके पश्चात फिर अगला जो आक्रमण हुआ वो गुजरात साइड से हुआ। गुजरात साइड से होते हुए ये इन्होंने आने की कोशिश की, लेकिन इस समय गुजरात पर चालुक्य शासक थे और चालुक्य शासक मूलराज सेकंड जो है उन्होंने 1178 ईस्वी में आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो दो घटनाएं पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। देखिए, मोहम्मद गोरी गोर शासक थे। अफगानिस्तान में गजनी जो क्षेत्र है, गजनी के शासक थे मोहम्मद गोरी, ठीक है। और उन्होंने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में भारत पर किया और वो कहां किया, मुल्तान पर किया। आगे चलकर फिर एक युद्ध हो गया यहां। उस युद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो वो युद्ध है आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध, आबू का युद्ध। आबू का युद्ध, आबू का जो युद्ध है, इस युद्ध में क्या हुआ, 1178 ईस्वी में युद्ध हुआ और इस युद्ध में चालुक्य शासक मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो 1178 ईस्वी में युद्ध हुआ, कह सकता हूं इस युद्ध में चालुक्य शासक मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया।
ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो संघर्ष हुआ वो हुआ, अगला जो युद्ध है वो है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, ये युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। बेसिकली तराइन जो है ये वर्तमान में तरावड़ी गांव करनाल हरियाणा में पड़ता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, अब की बार आक्रमण उत्तरी साइड से हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। तो मैं कह सकता हूं इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया गया। ठीक है भाई, 1191 ईस्वी में हुआ ये युद्ध और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगला जो युद्ध हुआ वो हुआ तराइन का सेकंड युद्ध। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तराइन का द्वितीय युद्ध, ये हुआ 1192 ईस्वी में। देखो इस युद्ध से पहले क्या हुआ, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल जो है उन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में सहयोग करने का आश्वासन दिया और इस आश्वासन के बदले ही मोहम्मद गोरी जो है उन्होंने अपने दूत किवाम उल मुल्क को युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास भेजा और कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। अब देखो उल्टा, इससे पहले वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। अब जो स्थिति क्रिएट हुई है उसमें क्या कह रहे हैं, मोहम्मद गोरी अपने दूत को भेजकर कह रहे हैं कि भाई आप अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कहा कि देख कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, पिछले युद्ध में हमने पराजित किया और उल्टा हमसे ही कह रहा है कि अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। हालांकि इस बात की भनक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लग चुकी थी कि कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश रच ली गई है। ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई बड़ा शासक जो है उसका सहयोग का समर्थन मोहम्मद गोरी को मिला हो, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के सहयोग का आश्वासन मिला। पहली बात, मोहम्मद गोरी ने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने युद्ध से पूर्व अपने दूत किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। ठीक है, कहा गया कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी आप हमारे अधीनता स्वीकार कीजिए। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। उसके बाद फिर क्या होना था, फाइनली क्या हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ और तराइन के इस सेकंड युद्ध में अब की बार मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के सहयोग से किसको,
पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके क्या कर लिया, बंदी बना लिया। जो गलती पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात की, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित तो किया लेकिन बंदी नहीं बनाया। यहां मोहम्मद गोरी ने ऐसा मौका नहीं दिया, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर उनको कहां लेकर गया, गजनी लेकर गया। गजनी मतलब अफगानिस्तान लेकर चला गया। तो हम यहां कह सकते हैं इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के सहयोग से पराजित कर बंदी बनाया और इसे गजनी ले जाया गया। अब देखो यहां अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उन्होंने कुछ समय मोहम्मद गोरी के अधीन रहते हुए अजमेर पर क्या किया, शासन किया। और इस समय उन्होंने सिक्के चलाए। उन सिक्कों पर एक तरफ मिलता है मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गोरी की उपाधि मोहम्मद बिन साम, और दूसरी तरफ मिलता है राय पिथौरा। ये उत्कीर्ण मिलता है। इससे ये कहीं न कहीं अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि भाई कुछ समय बाद तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की अधीनता में क्या किया हो, शासन किया हो। ये बात तो कहता है इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो कुछ अलग ही बात कहता है। वो क्या कहता है कि तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात जब मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है, तो गजनी में क्या होता है, एक पता चला पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पता चला कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। और शब्द भेदी बाण चलाने के लिए जब मोहम्मद गोरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था की कि भाई देखते हैं कि शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था वहां की गई। बोला गया कि शब्द भेदी बाण चलाने के लिए शब्द बोलने वाला जो है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जो है उनको कहां ले जाया गया, उनको भी गजनी ले जाया गया। और गजनी में एक पूरा प्रोग्राम सेट किया। सामने मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उस समय चंद्रबरदाई द्वारा कुछ वाक्य बोले गए, जैसे पंक्तियों का उल्लेख भी मिलता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताही पर सुल्तान मत चूके चौहान। इस प्रकार से चंद्रबरदाई द्वारा एक पंक्ति कही गई कि भाई आपसे 4 बांस की दूरी पर लगभग 24 गज की ऊंचाई पर इस प्रकार से सुल्तान क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ताही पर सुल्तान मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनका निशाना जो है बिल्कुल सीधा कहां लगा, मोहम्मद गोरी के ऊपर लगा। और उस शब्द भेदी बाण की वजह से मोहम्मद गोरी की क्या हो गई, हत्या कर दी गई। ऐसा पृथ्वीराज रासो कहता है। ठीक है। और बाद में जो मोहम्मद गोरी के दरबारी लोग थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रबरदाई की क्या कर दी, हत्या कर दी। जबकि ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार है, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, उसका रीजन यहाँ एक और युद्ध मिलता है। वो युद्ध कहलाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ और तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। और चंदावर के युद्ध में क्या हुआ, चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी जो है उन्होंने क्या किया, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ये चाहते थे कि अब तक जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए और लूट लाट कर चले गए, ऐसे ही मोहम्मद गोरी भी आए हैं, लूट लाट कर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे और दिल्ली पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के मध्य
1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध, और उस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की क्या कर दी, हत्या कर कन्नौज को भी अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो लास्ट देखो मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया है इसमें, हाँ गजनी ले जाया गया। उसके बाद हम इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की बात कर रहे थे, मैं यहां बात कर लेता हूं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की अधीनता में शासन किया और सिक्के चलाए, जिन पर एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ राय पिथौरा उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है भाई, जबकि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गजनी में शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या की। जो भी रहा, फाइनली गजनी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी गई, वहां उनकी छतरी स्थित है, जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक जो है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। मैं कह सकता हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या गजनी में कर दी गई, जहां इनकी छतरी स्थित है, जहां इसकी छतरी स्थित है, जबकि इनका स्मारक जो है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। देखो, आबू के राजा सलक की पुत्री इच्छनी ने क्या किया। आबू के राजा सलक की पुत्री इच्छनी जो है, जब उनको पता चला कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो उनको बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया है, तो उस दौरान वो युद्ध क्षेत्र में गई और युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो मैं कह सकता हूं आबू के राजा सलक की पुत्री इच्छनी युद्ध क्षेत्र में लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई।
ठीक है, इस प्रकार से तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उसके आसपास के भूभाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम हिंदू शासक थे जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद देखो मैं बात करता हूं, एक और युद्ध हम देखते हैं, वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, यह युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को पराजित कर इसकी हत्या की। ठीक है भाई, ये हुआ चंदावर का सेकंड युद्ध, सॉरी चंदावर के युद्ध। बेसिकली चंदावर के युद्ध के पश्चात हम ये कह सकते हैं मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई, और इस साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नेक्स्ट मैं कह सकता हूं मोहम्मद गोरी को भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की गई। देखिए, सही मायने में मोहम्मद गोरी जो है वो अपना संपूर्ण साम्राज्य जो है, भारत का जो साम्राज्य, जीता हुआ साम्राज्य जो है, वो अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर स्वयं कहां चला गया, वापस गजनी चला गया। तो अब यहां जो सारा तुर्क साम्राज्य है उसको संभालने वाले व्यक्ति कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखो यहां एक और महत्वपूर्ण बात, मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, वो भारत आए। वो कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में थोड़ी सी। गोरी के साथ फारस, ईरान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और इन्होंने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया, अपनी कर्मस्थली बनाया। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक एक करके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। इनका जन्म 1142 ईस्वी में संजरी, फारस
ईरान में हुआ, पहली बात। मृत्यु जो है 1233 ईस्वी में अजमेर में हुई मृत्यु। इनके पिता का नाम सैयद ग्यासुद्दीन था। इनकी माता का नाम बीवी शाहे नूर। इनके गुरु का नाम था हजरत शेख उस्मान हारूनी। इन्होंने क्या किया? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में गुरु को पीर कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है, उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है, निवास स्थान को खान कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हुए। साथ में हमने ख्वाजा चिश्ती के बारे में भी यहाँ डिटेल से आपसे डिस्कशन कर लिया है। देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के पश्चात अजमेर के चौहान वंश क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद दो लोग जीवित यहां बसते हैं। एक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई है हरिराज और दूसरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है गोविंदराज। उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही। धन्यवाद। हाँ, ये ख्वाजा चिश्ती के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। उसके बाद नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वानों के बारे में और मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान। देखो, इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? सबसे पहले मैं एक एक करके यहां डिस्कस करता हूं। सबसे पहले थे चंद्रप्रदायी। वैसे लाहौर से संबंध रखते थे। इनका जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, यह है हिंदी का पहला महाकाव्य। उसके बाद देखो, इस ग्रंथ को पूर्ण करने का श्रेय चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहण, चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहण द्वारा इसको क्या किया गया? पूर्ण किया गया। उसके बाद दूसरे विद्वान हैं जयानक। ये जे&के से संबंध रखते थे। इनका जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट में बात करता हूं अन्य विद्वानों में विद्यापति गौड़, जनार्दन आशाधर, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, जनार्दन आशाधर, पृथ्वी भट्ट, ये सारे इसके क्या हैं? अन्य विद्वान है। तो विद्वानों में देखो, चंद्रप्रदाय की बात की, जैनक की बात की, विद्यापति गौड़, जनार्दन आशाधर, पृथ्वी भट्ट, ये इसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या है? अन्य दरबारी विद्वान है। तो इस प्रकार से हमारा अजमेर के चौहान वंश क्या हो जाते हैं? यहाँ समाप्त हो जाते हैं।